हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा चैप्टर 2 को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज के वीडियो में रहेगा कि वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे और इसके साथ कुछ कैपेसिटर से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा वो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वेन डी ग्राफ जनरेटर बेस्ड है। तो यहाँ उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे जानना जरूरी है, और वो है यहाँ पे कि इन 1931 तो 1931 में जो है वेन डी ग्राफ जनरेटर को बनाया गया था। और तो जो साइंटिस्ट का जो नेम है वेन डी ग्राफ, उन्हीं के नाम पे ये जनरेटर बनाया गया था। और ये जनरेटर यूज किया जाता है बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज बनाने के लिए, लगभग 5 × 10⁶ वोल्ट इतना वोल्टेज बनाने के लिए ये जनरेटर जो है यूज होता है। तो पहले हम जान लें कि इसके पीछे जो प्रिंसिपल्स है, कौन से प्रिंसिपल के, फिजिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके ये जनरेटर बनाया जाता है। तो देखो, पहले तो है कि द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस इन एयर और गैस इज रेडिली एट पॉइंटेड कंडक्टर्स। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है नाई फेज कंडक्टर्स। मान लो एक ऐसा कंडक्टर है, इस तरह से एक नाई फेज कंडक्टर है, ये पूरा कंडक्टर है, मान लो कुछ मेटेलिक कुछ है। अब इसमें जो है पूरा जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। अब होता क्या है कि देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो हो जाता है हमारा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ए। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, एरिया जो है वो ज्यादा है, इसलिए क्या होगा कि सिग्मा का वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा है। यहाँ पे जो नाइफ एज वाला पोर्शन है, जहां पे ये बहुत ही ये छोटा सा पोर्शन रहता है, यहाँ पे क्या होता है कि ए का वैल्यू बहुत कम रहता है, इसीलिए यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू है बहुत ज्यादा हो जाता है। और एक जगह पे अगर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो क्या होगा कि ये चार्ज लीक करने लगता है। आस पास जो भी यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ये चार्ज छोड़ देता है। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस एयर को भी ये पॉजिटिव चार्ज बना देगा, और क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, रिपल्सन, तो ये इस तरफ चला आएगा। इसलिए क्या करता है, ये स्प्रे करता है, ये चार्ज स्प्रे करता है, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज का ये स्प्रे करता रहेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। ये तो हो गया पहला वाला प्रिंसिपल नाई फेज कंडक्टर के बारे में। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है कि इफ ए हॉलो कंडक्टर, हॉलो मतलब जो अंदर से मतलब खाली है, हॉलो कंडक्टर इज इन कॉन्टेक्ट विद अनदर कंडक्टर। देखो यहाँ पे क्या बात कहा जा रहा है कि अगर एक हॉलो कंडक्टर है, मान लो ऐसा स्फेरिकल एक कंडक्टर है, और इसके अंदर एक और कंडक्टर अगर है, कोई सॉलिड भी हो सकता है कंडक्टर है, तो क्या होगा कि यहां से यहां पे क्या होगा, चार्ज का हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब अगर कनेक्शन अगर है, अगर यहां से यहां तक अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो भी चार्ज है वो क्या हो जाएगा कि ऊपर में चला जाएगा। ऊपर जो सरफेस है, यहाँ पे पूरा जो चार्ज है वो चला जाएगा। और ये मतलब होता ही रहेगा, इसका वोल्टेज कितना भी बढ़ जाए, ये ऊपर वाला जो है इसका वोल्टेज कितना भी बढ़ जाए, वोल्टेज V का वैल्यू कितना भी हाई हो जाए, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या हो जाएगा, वो ऐसे ही मतलब बढ़ता रहेगा इसका वोल्टेज। तो ये इस तरह से इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये हो जाता है वेन डी ग्राफ जनरेटर का ये मेन, ये दो जो है ये प्रिंसिपल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा हम इस पे चलते हैं कि इसको तुम लोग मतलब समझोगे कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो एक मिनट। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे मान लो दो जैसे स्फीयर है, मान लो ये बड़ा वाला स्फीयर मैंने बनाया और अंदर एक छोटा वाला स्फीयर बनाया। तो बड़ा वाला जो है ये एक स्फेरिकल शेल है और अंदर वाला एक स्फीयर है। तो जैसे देखो, बड़े वाले का है मान लो रेडियस जो है वो मान लो कैपिटल R है ना, और छोटे वाले का है स्मॉल r। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और मान लो कि बाहर वाले में चार्ज जो है वो कैपिटल Q है, अंदर वाले में चार्ज जो है वो स्मॉल q है। तो इतना चार्ज है। अब देखो कि पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग शेल A, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया A, ये बाहर वाला है, और ये अंदर वाला जो है इसको मैंने नाम दे दिया B। तो पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग शेल, तो पोटेंशियल देखो, अब देखो मैंने बताया था कि पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल का ये हो जाता है वैल्यू, अगर एक स्फीयर है और उसका रेडियस अगर R है, तो इसके सरफेस में इतना मतलब पोटेंशियल उसमें जनरेट हो जाता है दिस, और ये पोटेंशियल का वैल्यू उसके अंदर भी होता है। क्योंकि देखो कोई भी एक शेल ले लो, उस शेल के अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू हो जाता है 0। अब E का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, हम जानते हैं dV dr इक्वल टू होता है E।
है ना, अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो v का वैल्यू, तो e अगर 0 होता है तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इज कांस्टेंट इफ दैट इज ट्रू, सो द क्वांटिटी इज कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट मींस कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, तो v हो जाएगा इसका कांस्टेंट। तो इसीलिए पूरा जो स्फीयर है इसके अंदर v का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और वो वैल्यू ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि सपोज दैट ए स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर b, तो एक स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर b है और उसका रेडियस है स्मॉल r, जैसे कि मैंने दिखाया है यहाँ पे, और उसका नाम दे दिया मैंने b। अब क्या होगा कि पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर b एट द शेल a, तो इस शेल a, देखो ये जो अंदर वाला स्फीयर है ना, इसकी वजह से ये जो a स्फीयर में यहाँ पे कितना पोटेंशियल जनरेट होगा। देखो इसके लिए हम मान सकते हैं कि जो पूरा चार्ज है ना, ये स्मॉल q, ये पूरा इसके सेंटर में कंसेंट्रेटेड है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, तो फिर कितना इसका पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस, वो हो जाएगा 1/4π0 q बाय r, स्मॉल q बाय r, क्योंकि अंदर वाला जो स्फीयर है उसका चार्ज है q। अब देखो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर b एट इट्स सरफेस, तो देखो ये जो पोटेंशियल, ये जो b जो ये सरफेस है ना, ये जो b सरफेस है, तो इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो अंदर वाला जो स्फीयर b है, इसका जो चार्ज है स्मॉल q, इसके वजह से इसके सरफेस पे मतलब कितना पोटेंशियल होगा, वो होगा q बाय r, स्मॉल q बाय r। तो यहाँ पे हमको 3 पोटेंशियल मिल गया है। अब देखो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि देखो, तो देखो टोटल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ शेल A ड्यू टू चार्ज Q एंड Q। तो ये जो देखो A जो है इसके सरफेस में, ये जो सरफेस है इसके सरफेस में कितना टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। तो देखो एक तो इसके ऊपर जो चार्ज था कैपिटल Q, उसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो है ये वाला पोर्शन, और फिर ये जो अंदर वाला जो एक स्फीयर है उसकी वजह से यहाँ पे एक और पोटेंशियल होगा, वो है इतना, है ना। तो दोनों को प्लस करेंगे तो इतना इसका आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि B जो सरफेस है उसके ऊपर कितना मतलब पोटेंशियल हो रहा है। देखो पोटेंशियल जो B सरफेस के ऊपर है, B स्फीयर, उसके ऊपर कितना होगा, वो है V1 प्लस V3, यानी कि वो जो हो जाएगा दिस प्लस दिस। अब हम जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है उसका अब हम कंस्ट्रक्शन और क्या देखेंगे, हम वर्किंग देखेंगे कि ऐसे ये कैसे मतलब काम करता है। तो देखो इसको कंस्ट्रक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो बाहर वाला है ना, ये हमारा जो आउटर जो स्फीयर है इस पे चार्ज जमा होगा, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो ये जो C1 है इसको कॉम कहते हैं, मतलब कंघी जैसा, इसको स्प्रे कॉम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्प्रे कॉम, इसको स्प्रे कॉम कहा जाता है। और ये जो C और C डैश है, ये जो दोनों है, ये यहाँ पे ये जो C है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, C और C डैश, ये दोनों इंसुलेटर्स है। तो ये जो कंडक्टिंग जो ये वाला ये जो स्फीयर है, ये कंडक्टिंग जो स्फीयर है, ये इस इंसुलेटर के ऊपर रखा हुआ है, और यहाँ पे 2 पुल्ली है P1 और P2, और यहाँ पे एक जो बेल्ट है ये ऐसे घूमता है, इसको जनरेटर से इसको चलाया जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो EHT है, मतलब हाई टेंशन जो सोर्स है, ये क्या करता है कि ये जो कॉम है ना, इसको बहुत ही एक हाई पोटेंशियल पे रखता है, यानी कि हाई वोल्टेज इस पे देता है। तो इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो नाइफ एज कंडक्टर है, तो मैंने क्या बताया था कि जो नाइफ एज कंडक्टर्स होते हैं उसमें चार्ज स्प्रे होता है। तो यहाँ पे बहुत ही जब हाई मतलब कि हाई पोटेंशियल रखता है, तब क्या होगा, यहाँ से चार्ज स्प्रे होके कहाँ पे आएगा, इस बेल्ट पे आएगा। अब ये बेल्ट ऐसे घूमता रहता है, तो यहाँ पे ये नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को ये कैरी करेगा। यहाँ पे जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज है प्लस मान लो, तो ये इस तरह से कैरी करके इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। अब ऊपर की तरफ जब भी ले जाएगा, तब यहाँ पे एक दूसरा हमारे पास ये कॉम रखा हुआ है, इसको कहते हैं कलेक्टिंग कॉम। कलेक्टिंग कॉम किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये इस पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करता है, और ये वाला जो है इस स्फीयर से जुड़ा हुआ रहता है। ये वैसे तो ये अंदर वाले हिस्से से जुड़ा हुआ होता है, ये अंदर वाला हिस्सा से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो हमेशा बाहरी हिस्से पे मतलब चला जाता है, तो बाहरी हिस्से पे ये पूरा चार्ज ऐसे फैल जाता है। अब क्या हो जाता है कि इस तरह से ये चार्ज मतलब जनरेट होने ही लगता है, और ये इस तरह से कैरी करता ही रहता है ये चार्ज। और ये यहाँ का जो पोटेंशियल है, ये वाला जो हिस्सा है, ये बड़ा वाला जो स्फीयर है, इस पे धीरे धीरे चार्ज बढ़ने ही लगता है। तो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, इसका पोटेंशियल एक बहुत ही हाई पोटेंशियल पे पहुंच जाता है।
तो इस तरह से पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते ये एक लिमिट की तरफ पहुंच जाता है। अब लिमिट कब होगा, लिमिट कब होगा, देखो अब जितना ज्यादा मान लो इसमें पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे लीकेज होना स्टार्ट कर देगा, है ना, यहाँ पे लीकेज होना स्टार्ट कर देगा, है ना, मॉलिक्यूल को वो फिर चार्ज इलेक्ट्रीफाई करने लगेगा और यहाँ पे लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। अब ये रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज यहाँ पे अगर इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पे मतलब जितना चार्ज हम इस पे दे रहे हैं इस चार्ज से अगर इक्वल, इसका जो रेट है इससे अगर इक्वल हो जाता है तो फिर ये एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि इससे ज्यादा वोल्टेज फिर अब नहीं बढ़ेगा। तो ये आ जाता है इसका बैलेंस कंडीशन। तो तब ये मतलब मैक्सिमम ये वोल्टेज तक ये पहुंच गया है। देखो ये जनरेटर का यूज क्या है, ये डिफरेंट पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए मतलब काम लाया जाता है, जैसे प्रोटॉन कह लो। तो क्या होता है कि ऐसे कोई एक आयरन सोर्स होता है, यहाँ से चार्ज निकलते हैं और इसको मतलब एक्सीलरेट किया जाता है इस पोटेंशियल के नजरिए, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ही हाई वोल्टेज है, इस पे अगर इसको अगर ग्राउंड कर दोगे तो ये न्यूट्रल हो गया, तो बीच में एक बहुत ही ज्यादा एक हाई पोटेंशियल क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अब इसको फिर काम में लाया जा सकता है कोई भी पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए, यानी कि उस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। तो हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यानी कि आईआईटी कानपुर, वहाँ पे भी 1970 में एक ऐसे ही वैन डी ग्राफ जनरेटर इंस्टॉल किया गया था। तो ये था वैन डी ग्राफ जनरेटर। अब हम क्या करेंगे कि अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे वो हम देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बोर्ड से जो बोर्ड एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट है उस सब प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। अभी ज़्यादा एडवांस में हम नहीं जाएंगे, पहले जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको देखेंगे। तो पहले देखो कैपेसिटेंस से पहले है, तो देखो तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ इसको थोड़ा सा हम देखेंगे पहले। तो पहले तो हम ये वाला प्रॉब्लम को देखेंगे, ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको हम देखेंगे। तो देखो 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज are charged at 220 volt each. They coalesce to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. तो चलो इस प्रॉब्लम को समझते हैं। यहाँ पे क्या बात कहा जा रहा है कि यहाँ पे मान लो एक स्मॉल ड्रॉप है और इसका रेडियस है मान लो r, है ना, इसका रेडियस है r और इसको पोटेंशियल भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 220 वोल्ट इस पे पोटेंशियल दिया जा रहा है। अब इस तरह से 27 ऐसे ड्रॉप है और वो 27 ड्रॉप मिला के क्या बन जाता है, एक बड़ा वाला एक ड्रॉप बन जाता है। अब उस बड़ा वाला ड्रॉप है उसका मान लो रेडियस हमने ले लिया है मान लो कैपिटल R। अब देखो ये जो 27 ड्रॉप है ना, इसके हर एक में कितना चार्ज हम पहले वो निकालेंगे कि चार्ज ऑन ईच ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, फिर हम उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। और फिर इतना ही चार्ज यहाँ पे भी रहेगा, है ना, क्योंकि चार्ज तो भाई डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना, तो उतना ही चार्ज यहाँ पे भी रहेगा। तो फिर इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर हम निकालेंगे कि इस पे फिर कैपेसिटेंस कितना आएगा C। तो यहाँ पे हम निकालेंगे और कौन सा मेन हमारा फॉर्मूला यूज होगा, वो हो जाएगा हमारा Q इक्वल टू CB। ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो तो जो कैपेसिटेंस है, देखो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, रेडियस। तो रेडियस मतलब दिया नहीं है, हमने माना है कि स्मॉल r है। तो देखो एक स्फेरिकल जो कैपेसिटर होता है उसका रेडियस कितना होता है, उसका होता है 4πε0r। तो ये हो गया एक स्मॉल ड्रॉप का, एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस। तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो देखो Q इक्वल टू CB। तो C हो जाएगा उसका कैपेसिटेंस और V हो जाएगा उसके ऊपर वोल्टेज, ये वही V है, ये जो है 220 वोल्ट। तो ये हमारा आ गया इतना मतलब कि चार्ज। तो ये हो गया एक स्मॉल ड्रॉप के अंदर चार्ज। अब हम क्या देखेंगे कि टोटल जो हमारे पास चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। तो टोटल चार्ज हो जाएगा हमारा 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 27 ड्रॉप्स है, तो इतना हमारा आ गया टोटल चार्ज। फिर ये 27 ड्रॉप मिलके क्या बनेंगे, एक बड़ा वाला एक ड्रॉप बनेगा और उसका रेडियस है ये बड़ा वाला R। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, यानी कि 27 ड्रॉप का मिला के जो वॉल्यूम होता है और वो एक जो ड्रॉप है उसका सेम वॉल्यूम आएगा। तो इसीलिए देखो ये जो 4/3πRQ है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप, और ये जो 4/3π स्मॉल RQ है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, छोटा वाला ड्रॉप। तो 27 ऐसे मिला के ये जो टोटल वॉल्यूम बनेगा और इसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो 4/3π ये सब कट जाएगा और फिर यहाँ पे बन जाएगा R इक्वल टू 3 स्मॉलर, तो ये आ जाएगा। तो फिर ये अगर आ जाता है तो फिर जो बिगर ड्रॉप है उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, 4πε0 बड़ा वाला R,
तो बड़ा वाला आर यहाँ पे हो जाता है 3 स्मॉल आर, तो इतना हो जाएगा। अब देखो द चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप विल बी द सेम, तो क्योंकि 27 जो ड्रॉप्स है उसको मिला के टोटल जितना चार्ज है, ये बड़ा वाला ड्रॉप उसके अंदर भी सेम चार्ज रहेगा, टोटल जो चार्ज है। तो यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल हमको निकालना है, पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, वो हो जाएगा हमारा Q डैश बाई सी डैश। तो Q डैश ये टोटल चार्ज हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से हमने लिखा है, और यहाँ पे सी डैश का वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दिया है। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1980 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम ये वाला प्रॉब्लम देख रहे थे 5.09, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर आधारित है। तो देखो, टू पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स हैव देयर प्लेट एरियाज, यानी कि जो ए से जिसको हम डिनोट करते हैं, आर 100 and 500 सेमी स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। इफ दे हैव द सेम चार्ज एंड पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर। तो बेसिकली यहाँ पे दो कैपेसिटर्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि लेट A1 और D1 ये हम मान लेंगे कि कैपेसिटर 1 के लिए है। दिस इज द एरिया ऑफ द ईच प्लेट A1, और D1 होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। इसी तरह से सेकंड कैपेसिटर के लिए A2 और D2 हम मान लेंगे, और फिर C1 और C2 है उसका कैपेसिटेंस इन दोनों का। तो देखो, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हो जाता है एप्सिलॉन 0 A बाई D। तो C1 का इतना लिख देंगे A1 D बाई D1, C2 का इतना लिख देंगे। देखो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि बीच में एयर है, यानी कि दो जो प्लेट्स है उसके बीच में एयर है, तो एयर का यहाँ पे परमिटिविटी यहाँ पे लगता है। अब जो हमारा फॉर्मूला है C इक्वल टू Q बाई V, इसको हम अप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दो कैपेसिटर है ये दोनों का सेम चार्ज है और सेम पोटेंशियल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो, Q अगर सेम होता है, पोटेंशियल V भी सेम होता है, तो फिर C भी सेम होगा ना, यानी कि जो कैपेसिटेंस है इन दोनों का इक्वल होगा, यानी कि C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा। तो इन दोनों को फिर इक्वल कर दो, तो ये दोनों को इक्वल कर दिया, तो यहां से D2 निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए कि सेकेंड वाला जो कैपेसिटर है वहां पे दोनों प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो हमको D2 निकालना है। तो A2 बाई A1 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक चीज में कोई कन्वर्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पे A2 बाई A1 है, तो यूनिट कोई भी हो वो कट जाएगा दोनों, तो इसलिए इसको ऐसे ही रखने देते हैं 100 और 500, तो इसको रख दिया। और ये वाला जो है D1, इसको हम क्या कर देंगे, ये मिलीमीटर में है, इसको हमने सेंटीमीटर में कर लिया, तो इसको हमने सेंटीमीटर में लिख दिया, तो इतना सेंटीमीटर इसका आ जाएगा आंसर। तो चलो अब हम ये वाला प्रॉब्लम को देखते हैं, 5.10 वाला प्रॉब्लम। A parallel plate capacitor with air between the two plates has a capacitance of 8 picofarad, picofarad. The separation between the plates is now reduced by half, तो आधा कर दिया separation, and the space between them is filled with a medium of dielectric constant 5. तो 5 dielectric constant वाला एक जो डाइलेक्ट्रिक कोई स्लैब है या कुछ है उससे फिल कर दिया, तो फिर नया जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। तो सेकेंड केस में कैपेसिटेंस होगा कितना। तो देखो, इसको करने के लिए इसको मतलब थोड़ा समझो, अगर ये मतलब नहीं जानते हो तो इसको थोड़ा सा समझ लो। तो यहाँ पे बेसिकली कि पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं, और इसके बीच में क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है D, और ईच प्लेट का एरिया क्या हो जाता है, A हो जाता है एरिया। तो देखो, अगर बीच में अगर एयर है तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, एप्सिलॉन 0 A बाई D, ये आ जाता है C का वैल्यू। और अगर इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कुछ रख दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इसका बन जाता है जो कैपेसिटेंस बन जाता है C डैश, वो हो जाता है एप्सिलॉन 0 K A बाई D। तो एक K एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे चीज है। तो यहाँ पे देखो, तो इनिशियली क्या हो जाता है कि इसका जो कैपेसिटेंस हो जाता है वो हो जाता है एप्सिलॉन 0 A बाई D, और फिर अब देखो, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका कैपेसिटेंस जो है वो है 8 पिकोफेराड, तो इसलिए ये हो जाता है 8 पिकोफेराड। अब हम सेकंड केस में हम लेंगे कि सेकंड केस में जो कैपेसिटेंस होगा C डैश, वो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 K A डैश D डैश, क्योंकि ये सब अब चेंज हो चुका है। ठीक है, अब देखो A डैश जो है मतलब कि एरिया ऑफ द प्लेट, इसको चेंज नहीं किया गया है क्वेश्चन में, ये सेम है, तो A डैश इक्वल टू A, लेकिन जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स उसको आधा कर दिया है, तो D डैश हो जाएगा D बाई 2, और K का वैल्यू है 5 दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 5 दिया हुआ है K का वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से पुट कर दो,
तो यहाँ पे 10 इंटू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, तो यानी कि एप्सिलॉन 0 ए बाई डी इसका वैल्यू हमको पता है क्या है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू 10 हो जाएगा 80 पिको फेराड। तो नया वाला जो कैपेसिटर जो बनेगा उसका हो जाएगा कैपेसिटेंस 80 पिको फेराड। अब हम एक प्रॉब्लम लेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, दैट मींस जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वहां से हम ये वाला प्रॉब्लम हम लेंगे। तो देखो ये वाला प्रॉब्लम हम करेंगे। तो देखो टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। The voltage across the 6 microfarad capacitor is 2 volt. Compute the total battery voltage. तो देखो यहाँ पे बेसिकली सीरीज में कॉम्बिनेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे दो कैपेसिटर है सीरीज में। मान लो यहाँ पे ये मैंने एक कैपेसिटर लिखा और ये दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, तो C1 और C2। अब ये एक वोल्टेज पे जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो है एक वोल्टेज पे जुड़ा हुआ है। यही टोटल जो वोल्टेज है ये हमको निकालना है, यानी कि V, ये जो वोल्टेज है ये हमको निकालना है। अब देखो ऐसा जब भी होता है सीरीज में, तब हर एक कैपेसिटेंस में एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि ये वाला कैपेसिटर इसके अंदर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा V2। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कुछ कुछ चीजें, इसका C1 का वैल्यू दिया हुआ है, C2 का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो देखो ये इसका वैल्यू सब दिया हुआ है, और V1 का वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट, इसके अंदर वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट इसके अक्रॉस। तो बेसिकली अगर हमको वोल्टेज पता है और C1 पता है, तो इस पे कितना चार्ज है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला है Q1 इक्वल टू C1V1, Q इक्वल टू CV फॉर्मूला से। तो यहां से हम लोग ये बात कर सकते हैं कि ये अगर हम इंटू कर दें तो ये 12 माइक्रोफैराड हमारा कैपेसिटर हो जाएगा। अगर माइक्रोफैराड किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे ये माइक्रोकूलम है, क्योंकि ये माइक्रोफैराड था तो यहाँ भी माइक्रोकूलम होगा, क्योंकि 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई है ना। तो यहाँ पे हमको मिल गया चार्ज Q का वैल्यू मिल गया Q1। अब देखो तुम लोग जानते हो, जो मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पढ़ाया था, कि जब सीरीज में जब कनेक्शन रहता है ना, तब हर एक कैपेसिटर का चार्ज जो होता है सेम होता है। तो फिर यहां अगर Q1 चार्ज होता है तो यहाँ पे भी Q1 चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा। तो यही बात है, यही है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ अगर Q1 चार्ज होगा तो बेसिकली Q1 और Q2 वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो फिर इसका वोल्टेज कितना होगा, तो वही अगर Q इक्वल टू CV इस फॉर्मूला को हम अगर प्रयोग में लेते हैं, तो यहाँ पे V इक्वल टू आ जाता है Q बाई C। तो V2 इक्वल टू आ जाएगा Q2 बाई C2। तो Q2 का वैल्यू क्या होगा, वही उतना होगा जितना Q1 का वैल्यू है 12 माइक्रोफैराड, तो 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। और C2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 12, ये माइक्रोकूलम है और ये इसका है माइक्रोफैराड। तो ये दोनों ही माइक्रो है, इसलिए 10⁻⁶ ऊपर नीचे दोनों की तरफ है, इसलिए कट जाएगा। और ये 12/12, तो ये 1 वोल्ट आ गया। तो V2 के अक्रॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। तो देखो इसका दिया हुआ था V1 2 वोल्ट, इसका 1 वोल्ट, तो टोटल अक्रॉस द क्या होता है V जो हो जाएगा टोटल वोल्टेज ड्रॉप। तो टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ये हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2, यानी कि 2 + 1 इक्वल टू 3 वोल्ट। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से, वो वाला देख लेते हैं। ये वाला जो है प्रॉब्लम, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे कहा गया है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, तो A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, यानी कि इन सब कैपेसिटर की जगह अगर एक ही को हम रखें तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान रखने वाली बात ये है, देखो इसको डायग्राम को इस तरह से थोड़ा बनाया है, इसको रोटेट करके इस तरह से बनाया हुआ है इसको, ये और ये बिल्कुल इक्विवेलेंट डायग्राम है ये दोनों। अब यहाँ पे देखो ये जो C1 C2 और C1, ये जो तीन कैपेसिटर है ना, ये तीनों देखो सीरीज में कनेक्टेड है, देखो एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो इन सब का अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश आ जाएगा। देखो C1 C2 और ये C1, इसका वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इसको अगर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हो जाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। यहां से हम ये यहाँ पे C डैश कर दो तो यहाँ पे ये C डैश निकल जाएगा। फिर ये जब निकल गया तब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है ये C डैश और C2 ये फिर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करके निकालेंगे। पैरेलल का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2, है ना। तो यहाँ पे C डैश प्लस C2 हो जाएगा। फिर यहाँ से जो निकलेगा, फिर यहाँ पे एक जो कैपेसिटेंस जो बनेगा, फिर ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा सीरीज में आ जाएगा, C1 और ये वाला जो निकलेगा और ये वाला, इन तीनों को सीरीज में कर दो। तो फिर फॉर्मूला फिर से अप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। और ये वाला क्वेश्चन ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस जरूर करूंगा। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है
कि ये एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है कैपेसिटर्स का। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो हिस्सा है इसमें सर 1 माइक्रोफेराड है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 माइक्रोफेराड, और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 2 माइक्रोफेराड सब में दिया हुआ है। तो ऐसे इन्फिनिटी तक गया है, ऐसे करके क्या गया है इन्फिनिटी तक, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक गया है, इसका कोई अंत नहीं है, ये इन्फिनिटी तक गया है। अब क्या करना है कि x और y जो ये दोनों पॉइंट्स हैं इसके बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे इस इनफाइनाइट नेटवर्क में? तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला देख पाओगे कि अगर हम ये दोनों पॉइंट्स को पकड़ ले, मान लो ये एक पॉइंट हमने ले लिया A और ये पॉइंट हमने ले लिया B। अब क्या होगा कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इस पे जरा ध्यान दो थोड़ा सा। ये वाला जो है देखो, यहां से अगर फिर से शुरू करना तो देखो सेम चीज मिलता है। देखो यहां से ये अगर A होता, ये अगर B होता है ना, तो यहां से भी जैसा दिख रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके, यहां से भी अगर शुरू करोगे तो देखो सेम चीज है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ है, फिर ऐसे, क्योंकि ये तो है तो इन्फिनिटी का कोई अंत तो है नहीं। तो यहां से देखोगे तो जो दिखता है और यहां से A और B पॉइंट से देखोगे तो सेम दिखेगा। तो हम पहले क्या मानेंगे कि यहां से ये जो A B, यहां से जो पूरा ये नेटवर्क है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C, है ना, इसका क्या मानेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C। तो देखो यहाँ पे ये जो बाकी जो भी डायग्राम है इसको हमने इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, सिर्फ लिख दिया C। और क्या होगा अभी देखो, क्योंकि देखो A और B से देखोगे और X और Y से देखोगे दोनों सेम है, यानी कि X और Y, अब यहाँ पे X और Y के बीच में जो मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो भी C होगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी C होगा। तो अब हम देखेंगे कि देखो इसको थोड़ा सा देख लो, देखो यहाँ पे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट। अब ये जो डायग्राम बन गया, यानी कि ऊपर वाला जो बड़ा वाला डायग्राम है उसकी जगह पे अब ये छोटा वाला डायग्राम बन गया। तो अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात ये है, तो पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हमारा फॉर्मूला है उस हिसाब से देखेंगे कितना हो रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों है हमारा सीरीज में है। तो सीरीज कनेक्शन में इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, क्योंकि देखो सीरीज में क्या होता है, देखो 1/C हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 होता है ना। तो इसको क्या हो जाता है, तो फिर इक्वल टू हो जाता है, नीचे आ जाता है C1 C2, ऊपर हो जाता है C1 प्लस C2, है ना। तो इसको फिर उल्टा कर दो तो फिर C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पे C1 है 2 और C2 है C, यहाँ पे 2 इंटू C बाई 2 प्लस C। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया है। अब ये दोनों मिला के अब बन गया है एक ही कैपेसिटर, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको एक ही कैपेसिटर मान सकते हैं। अब ये और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू हो जाता है C1 प्लस C2, है ना। तो बेसिकली 1 प्लस दिस, ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये जो आया है वो, तो 1 प्लस दिस। तो ये आ गया टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ये सेम होगा C के, क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क है। A और B पॉइंट से जो कैपेसिटेंस दिखता है X और Y से वही दिखता है, तो ये भी C के इक्वल होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, इसको अगर एलसीएम करेंगे 2 प्लस C और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दोगे इधर उधर, तो इस तरह से आ जाएगा इतना इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करनी है तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो ये हमारा इक्वेशन है और यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि इस माइनस C को हम लिख सकते हैं इस तरह से -2C प्लस C, तो ये -C आ जाएगा, -2 इक्वल टू 0। फिर ये जो दोनों टर्म है यहाँ से C कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा C -2, और फिर ये जो दोनों टर्म है यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा C -2। फिर इसमें से C -2 को कॉमन ले लो, तो C -2 कॉमन ले लिया तो इधर बच जाएगा C और इधर बच जाएगा 1, तो C + 1। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, C इक्वल टू एक 2 मिल जाएगा और C इक्वल टू एक मिल जाएगा -1। तो -1 और 2, लेकिन कैपेसिटेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये वाला हम रिजल्ट नहीं लेंगे, इस वाले को रिजल्ट को हम लेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए जो हमारा बन जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। चलो अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है, तो इसको हम देखते हैं। देखो तो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और ये एक फ्लैश का सर्किट डायग्राम है, जो फ्लैश हम मारते हैं ये जब हम कोई कैमरा में फोटो वोटो खींचते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि एक कैपेसिटर लगाया हुआ है जिसका है 2000 माइक्रोफैराड और
1.5 वोल्ट इसका बैटरी है, इससे ये चार्ज हो रहा है ना। तो देखो अभी ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो खुला हुआ है, तो ये पूरा ये चार्ज हो जाएगा, पूरा ये फुल चार्ज हो जाएगा। फिर जब भी इसको हम कनेक्ट करेंगे ऐसे, तो फिर ये अचानक से ये डिस्चार्ज होगा और हमको फ्लैश लाइट देगा। यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थ्रू ये डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके थ्रू ये डिस्चार्ज होगा ये कैपेसिटर, और बहुत ही कम सेकंड में डिस्चार्ज होगा, 0.1 मिली सेकंड। 0.1 मिली सेकंड जो है इस टाइम में ये क्या हो जाएगा, ये डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर है, और पावर ऑफ द फ्लैश, ये जो फ्लैश है, ये जो मतलब फ्लैश लाइट जो जलेगा उसका पावर है कितना, वो हमको निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है देख लेते हैं। वोल्टेज दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, और इसको माइक्रोफैराड से इसको फैराड में कर लो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। तो बेसिकली हमको पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ये हो जाता है हमारा U = हाफ CV²। और भी दो फॉर्मूला था, एक था हाफ Q²/C था, है ना, हाफ क्या था, हाफ था Q²/C, और एक था हाफ Q भी, है ना, एक था हाफ Q भी एक था, और एक था ये हाफ CV²। क्योंकि यहाँ पे C और V दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला को प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाता है इतना जूल, यानी कि इतना जूल एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर रह सकता है। तो इतना एनर्जी स्टोर है। अब क्या होगा, इसका डिस्चार्ज होगा। तो इसका जो डिस्चार्ज होगा वो हम देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा फिर। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि, तो देखो T = इतना मिली सेकंड में डिस्चार्ज, मिली सेकंड को अगर सेकंड में करो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना सेकंड आ गया। तो पावर देखो होता कितना है, पावर होता है, हम जानते हैं पावर इक्वल टू हो जाता है, मतलब बेसिकली वर्क डन बाय टाइम होता है। यहाँ पे वर्क डन का क्या मतलब है, कितना जितना एनर्जी स्टोर है, तो जितना एनर्जी स्टोर होगा U और डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, तो ये आ जाएगा पावर। तो एनर्जी जो कैलकुलेट किया है वो लिख दिया, और ये जो टाइम लगा वो लिख दिया, तो इतना आ जाएगा, इतना वाट। ऐसा यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इतना वाट हमारा जो है रिजल्ट वो आ गया। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था, और आज का वीडियो अगर पसंद आया तो एक वीडियो को एक लाइक कर दो, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो ताकि और भी फिजिक्स क्लास के वीडियो देख सको। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब लोग अच्छे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम हो ना हो लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।